चलें शुरू करें। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है प्रियंका? बॉडी फ्लूइड का मतलब बॉडी में जो फ्लो करता है वो बॉडी फ्लूइड है। सही बात। तो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या? दो टाइप होता है हमारे बॉडी में फ्लो करने वाला, या तो ब्लड है या तो लिम्फ है, ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब ये कैसे बॉडी में फ्लो होता है, इसका पाथवे क्या है। पाथवे कहाँ शुरू कहाँ खत्म। इसका पाथवे कहाँ से पाथवे होता है सर? ब्लड का यदि बात करो तो ब्लड कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? ये हार्ट से शुरू होता है, फिर कहाँ तक जाता है सर ये? अरे यार, फिर से हार्ट में ही चला आता है। ठीक है, ठीक है। और क्रीस क्रॉस कनेक्शन होता है, याद रखना। फिर यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म, ये वाला पाथवे और ये वाला पाथवे, ठीक है। पाथवे कहां से शुरू हुआ प्रियांशी? वेंट्रिकल से शुरू हुआ, वेंट्रिकल से शुरू हुआ और एट्रियम में आके खत्म हुआ, ठीक है। अब समझना, दोनों के सर्कुलेशंस का कुछ पर्पस है। जो हार्ट से रास्ता शुरू हुआ और एट्रियम में आया, इधर हार्ट से शुरू हुआ और एट्रियम में आया, दोनों ही पाथवे का कुछ पर्पस है। एंड व्हाट इज दैट पर्पस? पर्पस एक ही है कि यदि ब्लड और इफ ब्लड इज पास्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इट विल सप्लाई, किसको सप्लाई करेगा? बॉडी को, बॉडी को। और बॉडी में टारगेट किसका है सर? सेल को। किसको सप्लाई करता है? सेल को। और यदि ये ब्लड लेफ्ट की जगह पे राइट एट्रियम से निकला है, तो ये किसको सप्लाई कर रहा है सर? लंग्स को। किसको सप्लाई कर रहा है यहां पे? लंग्स को। लंग्स को क्यों ब्लड सप्लाई किया? ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगा। ब्लड में क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन। ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा काम भी होगा, CO2 कम हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये दोनों बात बोलना है ना। 8, 9, 10 में यदि हम बोलते थे कि लंग्स में क्या मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये बात सुनने में अच्छा लगता था। लेकिन इस लेवल पे हम यदि बोले कि यदि ब्लड लंग्स के पास गया है तो उसका पर्पस दो है। फर्स्ट पर्पस है ऑक्सीजन एडिशन हुआ, सेकेंड पर्पस है CO2 का रिलीज होगा। कोई दिक्कत नहीं। साइमल्टेनियसली यदि ब्लड सेल के पास गया है, याद रखना ये बॉडी बोले हैं, तो बॉडी में 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है? एक हो गया तुम्हारा सेल, दूसरा तुम्हारा टारगेट ऑर्गन हो गया किडनी, ये ब्लड किडनी के पास भी जाता है। और चौथा टारगेट ऑर्गन तुम्हारा होना चाहिए लीवर। क्या होना चाहिए टारगेट ऑर्गन? लीवर। और पांचवा टारगेट ऑर्गन होना चाहिए बोन। क्या टारगेट ऑर्गन होना चाहिए? बोन। ये बात तुमको कोई बताएगा नहीं, मैं बार बता रहा हूं। मैंने क्या बात बताई? एक टारगेट ऑर्गन तुम्हारा किडनी है, दूसरा तुम्हारा बॉडी का सेल है, तीसरा तुम्हारा टारगेट ऑर्गन क्या है? लीवर, और चौथा टारगेट ऑर्गन क्या है तुम्हारा? बोन। बोन। क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है समझना। यदि तुम्हारा ब्लड सेल के पास गया तो दो चीज होगा। क्या दो चीज होगा? सेल के पास जाने के कारण, सेल के पास गया तो क्या होगा? सेल से जो वेस्ट निकलेगा ये इधर आ जाएगा, वेस्ट, वेस्ट मटेरियल। और सेल को क्या ट्रांसफर करेगा? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स और क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन। और क्या सप्लाई करेगा? एक बोला न्यूट्रिएंट्स, एक बोला ऑक्सीजन, और एक स्पेसिफिक होके बोलना वाटर। क्या?
वाटर। ये किसको सप्लाई करेगा? सेल को। किडनी के बारे में थोड़ा सोचो, किडनी के बारे में थोड़ा कुछ दिमाग लगा। किडनी के पास यदि ब्लड जाता है तो क्या होता है? ये जो ब्लड में वेस्ट है तो इससे वेस्ट ले लिया जाता है, मतलब ब्लड से वेस्ट ले जाके इसको वेस्ट को यूज करके क्या बनाया जाता है? यूरिन। ठीक है। ये यदि ब्लड लीवर के पास गया तो क्या हो रहा है? एक जो काम होगा, यहां पे जो यूरिन बना ना, इसमें वेस्ट है। कैसा वेस्ट है? वाटर सोल्यूबल वेस्ट। वाटर सोल्यूबल वेस्ट। हमारे बॉडी, हम लोग क्या खाते हैं? दो टाइप का चीज खाते हैं, फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल भी कचरा हमारे बॉडी में जनरेट होता होगा। तो फैट सोल्यूबल कचरा कहां पे जाएगा? लीवर से। यहां पे क्या निकलेगा? फैट सोल्यूबल वेस्ट। ठीक है। तो तुम्हारा ब्लड यदि लीवर के पास गया तो वहां पे एक और प्रोसेस हो रहा है एक्सक्रीशंस का, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड वाया लीवर। उसके बाद यदि तुम्हारा ब्लड बोन के पास गया तो क्या होता है? एक तो बोन को न्यूट्रिशन दिया एज नॉर्मल से। क्या दिया बोन को? न्यूट्रिशन। और क्या किया सर? ये जो बोन है ना, हाँ बहुत अच्छा, इसके मैरो से क्या निकलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स। ठीक है। आरबीसी निकलेगा, डब्ल्यूबीसी निकलेगा और प्लेटलेट्स। वो कहां पे चला जाएगा सर? ब्लड में। कोई बात समझ में आया? कोई डाउट है क्या? नहीं। और क्या पर्पस है सर तुम्हारे ब्लड का? ब्लड का पर्पस बताओ, और कुछ यदि बता पाओगे तो। ब्लड का पर्पस है, और मैं जोड़ता हूं सर ब्लड का एक पर्पस ये है कि यदि ये ब्लड किसी ग्लैंड के पास गया, किसके पास गया? ग्लैंड के पास, तो ग्लैंड से यहां पे क्या कैरी लेके आएगा सर? हॉर्मोन्स। तो ब्लड के सर्कुलेशन से क्या हो रहा है, ये बात तुमको समझ में आया? क्यों हम लोग बॉडी फ्लूइड पढ़ते हैं? क्योंकि जब बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा तो ब्लड में इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होगा। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो ब्लड से सेल के पास जाएंगे, या बहुत सारे ऑर्गन के पास जाएंगे, या बहुत सारे ऑर्गन से अलग अलग टाइप का केमिकल है जो किसके पास पहुंचेगा सर? ब्लड के पास। ठीक है ना। एंड ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो, सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, इसके लिए जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि कुछ फोर्स लगे, तब ना वो ड्राइव होगा, तब ना वो चीज जाएगा। तो सर वो ड्राइविंग फोर्स क्या है सर? ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा कहां पे लोकेटेड है? हार्ट के पास। इसलिए हार्ट का नाम क्या है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट उसको पंप करता है सो दैट कि ब्लड फ्लो हो सके। ठीक है। जब वो ब्लड फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब काम वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताना मेरे को, किस वाले पाथवे में ज्यादा काम हो रहा है? ये वाला पाथवे में कि वो वाला पाथवे में? ये वाला पाथवे में ज्यादा काम हो रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कौन सा पाथवे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, दोनों पाथवे सिग्निफिकेंट है। कौन सा पाथवे में ज्यादा काम हो रहा है? इस वाले पाथवे में। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग ऑर्गन के पास जा रहा है ब्लड। कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग ऑर्गन के पास यदि ब्लड जा रहा है तो सर ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि इस ऑर्गन के लिए, मतलब इतना ऑर्गन के लिए यदि ब्लड भेजना है तो ब्लड का प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किधर से ज्यादा ब्लड जा रहा है देखो तो, इधर वाले ऑर्गन को कहां से जा रहा है ब्लड? ये वाला ब्लड जा रहा है। कौन सा पार्ट है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यदि ब्लड निकल के जा रहा है तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल यदि ज्यादा मेहनत कब कर पाएगा, ज्यादा प्रेशर कब लगा पाएगा? जब वो मजबूत होगा। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ना लगभग 3 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। साइज कंपेयर करना, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज कितना ज्यादा होता है सर? 3 गुना एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, है ना। तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या क्रिएट करता है? ज्यादा वेंट्रिकल ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि कम प्रेशर? हाई प्रेशर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? हाई प्रेशर। राइट वेंट्रिकल लो प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है सर? लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है? लंग्स में। अच्छा, कौन सा पाथवे जरूरी, ये वाला कि वो वाला? मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला कि राइट वेंट्रिकल वाला?
दोनों पाथवे जरूरी है, दोनों पाथवे जरूरी है। सर इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन? क्यों इस टाइप का इतना मेहनत कर रहा है? ऐसा होता है ब्लड को पहले लंग्स के पास भेजते, लंग्स से फिर मैडम ये ब्लड को पहले लंग्स के पास भेजते, फिर लंग्स वाला ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता। क्यों ऐसा करते हैं सर हम कि 2 बार एक ही काम को कर रहे हैं? समझ रहे हो? लंग्स भी तो एक ऑर्गन है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सबसे पहले ब्लड लंग्स को भेज दें, फिर सब अलग अलग ऑर्गन में चला जाए ब्लड? क्यों ऐसा होता है कि स्पेशली लंग्स को ब्लड भेजें, फिर लंग्स से ब्लड रिटर्न होके आया, फिर उस ब्लड को पूरे ऑर्गन को भेज रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सके। क्या क्रिएट हो सके? ज्यादा प्रेशर। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर एक बार यदि लंग्स को ब्लड धक्का देंगे, फिर लंग्स से ब्लड पूरे बॉडी में फैल नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर मतलब हमारा जो फोर्स लग रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए वो ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रेशर ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ब्लड को एक बार ऑक्सीजनेशन के लिए भेज रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए भेज रहे हैं, फिर वो ब्लड रिटर्न हो जा रहा है, फिर हम उसको अलग अलग ऑर्गन के पास भेज रहे हैं ताकि वहां पे जाके काम कर सके। ठीक है, एक बात बताना, किडनी का फंक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं कि किडनी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? किडनी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है कैसे पता करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन यदि बन रहा है तो किडनी अच्छे से काम कर रहा है, यदि यूरिन सही से नहीं बन रहा है तो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर यूरिन बनाने के लिए क्या चाहिए तुमको? ब्लड जाना चाहिए वहां तक। कितना ब्लड जाना चाहिए? जितना जरूरत है उससे या उससे थोड़ा ज्यादा। उतना ब्लड कब पहुंचेगा? जब अच्छा से प्रेशर क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? हार्ट अच्छे से पंप करके देगा। अब हार्ट के पास ब्लड है ही नहीं तो ब्लड पंप कर पाएगा? नहीं पंप कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो डायरिया डिसेंट्री जब होता है ना, तो पहले बहुत कॉमनली देखते थे उसका किडनी खराब होकर आ जाता था मेडिकल एडमिट होने, या जो पार्टिकुलर हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट होने आ जाता था। बोल क्या हुआ, पहले डायरिया डिसेंट्री हुआ, दवा नहीं खाया, पानी ज़्यादा नहीं पिया, ORS सलाइन वगैरह नहीं लगवाया, ठीक है ना, 10-20-25 एपिसोड डायरिया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका पेशाब जाना बंद हो गया। शुरू में सोचें कि अच्छा ठीक हो गया, बाद में समझ में नहीं आया, बाद में वो और पानी पीते रहा, खाना पीना खाते रहा, उसका डिसेंट्री तो बंद हो गया, लेकिन सर यूरिन आना क्या हो गया, बंद हो गया। लोग को लगता था कोई दिक्कत नहीं, जब उसका शरीर फूलने वगैरह लगा तब उसको पता चला अरे यार, डॉक्टर के पास इलाज कराया, उसका किडनी का जांच करा, पता चला क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो फिर पूछा, हिस्ट्री लिया कि भाई तुमको क्या ऐसे ही दिक्कत शुरू हुआ है, कि दिन में तो नहीं हुआ होगा यूरिन आना बंद? बोल नहीं, आज से ना 10 दिन पहले ना हमको डायरिया डिसेंट्री हुआ था, बहुत बार हो गया, किसी कारणवश हम दवा नहीं ले पाए, यूरिन आना उसमें से बंद हो गया। समझ में आ रहा है? तो उस समय जिसमें डायरिया डिसेंट्री हुआ था उसको यूरिन आना क्यों बंद हुआ था? क्योंकि उसका जब डायरिया डिसेंट्री हुआ तो उससे बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो गया, बॉडी फ्लूइड का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हार्ट जो है से उतना प्रेशर से ब्लड किडनी को नहीं दिया जितना प्रेशर से किडनी को ब्लड चाहिए था, तो वो यूरिन बनाना क्या कर दिया, बंद कर दी। अब ब्लड यदि कम गया तो ऐसा थोड़ा हुआ कि मतलब यूरिन सिर्फ नहीं बना, किडनी वाले सेल को भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो किडनी वाला सेल जिंदा रहा कि कुछ कुछ मर भी गया, मर गया। तो मर गया तो क्या हो गया, वो यूरिन बनाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी काम करता है कौन करता है, सेल। कोई दिक्कत नहीं। ये बात पूरा समझ में आ गया? मिटा दें, लिख लो, फोटो खींच लो, जो करना है करो। सर्कुलेशन क्यों जरूरी है समझ में आया? ये डबल सर्कुलेशन क्यों बना है हमारे बॉडी में? वाई वी नीड डबल सर्कुलेशन? क्योंकि इफेक्टिव प्रेशर जितना चाहिए उतना प्रेशर से ब्लड जा सके, इसके लिए डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में उतना इफेक्टिव प्रेशर हमारे ऑर्गन को अप्लाई नहीं होता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का पर्पस क्या था बता दो मेरे को। सर्कुलेशन का पर्पस, सर्कुलेशन का पर्पस था 2 चीज, कि ब्लड में जो कंटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और जो ऑर्गन के पास कंटेंट है उसको ले लेना, है ना। मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट contents of blood and body fluid। बॉडी फ्लूइड में जो कंटेंट है उसको क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना,
है ना, ठीक है, यही ना सर्कुलेशन का काम है। सर्कुलेशन का काम है बांटना, सर्कुलेट करना। किसका कंटेंट? बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड का। तो उसके पास कंटेंट आया कहां से? अलग अलग ऑर्गन से, है ना। तो सर दूसरा काम क्या हो गया सर? टू कलेक्ट्स डिफरेंट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स है वहां से अलग अलग क्या ले लेना सर? मेटाबोलाइट्स को। यही दोनों काम है। कोई डाउट है क्या? नहीं। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients and oxygen and other essential substance. Also the waste and the harmful substance produced have to be removed continuously for the healthy functioning of the tissue. क्या लिखा है सर? कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑल लिविंग सेल, जितना भी लिविंग सेल्स है उसको क्या प्रोवाइड करना है सर? न्यूट्रिएंट से, विथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। कोई डाउट है क्या? नहीं। दूसरा चीज क्या पढ़ रहे हैं? जितना भी हार्मफुल या फिर वेस्ट है, वेस्ट और हार्मफुल में क्या अंतर है? हाँ, वेस्ट मतलब वेस्ट वो चीज हो गया जो नॉट ऑफ यूज, या जितना जरूरत है उससे ज्यादा, क्वांटिटी मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे एग्जाम्पल वाटर और ग्लूकोज। डायबिटीज हो जाता है ना? अरे यार अभी तक हमको याद नहीं आया था। चलो, और हार्मफुल सब्सटेंस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिक एसिड। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली। अब ये जो हार्मफुल या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको कब हटाना है? पीरियोडिक की लगातार? लगातार। रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। बॉडी के हेल्दी फंक्शन के लिए कि टिश्यू के हेल्दी फंक्शन के लिए? टिश्यू के हेल्दी फंक्शन। मान लेते हैं तुम्हारे बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा या तुम्हारे बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या दिक्कत होगा? तुम्हारे बॉडी में अमोनिया यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा? अन्य सर अमोनिया यूरिया रहने से हम बताते हैं तुमको एक एग्जांपल। जिस पेशेंट का डायलिसिस होना होता है और डायलिसिस नहीं कर रहा होता, हो गया, जिस पेशेंट का डायलिसिस होना है और डायलिसिस नहीं होता है तो क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा? उसका माथा खराब हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, झगड़ा करने लगता है, एंसियस होने लगता है, एंजाइटी करने लगता है, ठीक है ना, परेशान करने लगता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये अपने मन से ही कर रहा है, मतलब उसका दिमाग खराब होने लगता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं इंसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं? इंसेफेलोपैथी। दारू पीने वाला आदमी दारू पीने मत दो, या लास्ट स्टेज है कि किडनी उसका खराब, लीवर उसका खराब है ऑलरेडी, उसमें क्या होता है? अल्कोहलिक, या उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी होता है, मतलब उसका दिमाग खराब होने लगता है। तो सर उसका पूरा बॉडी खराब हो रहा है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, टिश्यू को डैमेज कर रहा है? टिश्यू को डैमेज कर रहा है। मतलब ये किसको डैमेज करता है सर? तुम्हारा टिश्यू को डैमेज करता है। इंसेफेलोपैथी, जहां पे वर्ड आएगा इंसेफेलोन, क्या वर्ड आएगा? इंसेफेलोन, मतलब उसका क्या खराब हो रहा है? ब्रेन। पैथी मतलब बीमारी, ब्रेन का गड़बड़ी हो रहा है, इंसेफेलोपैथी। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे जाना। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of the substance to the cells or from the cells. इसीलिए याद रखना, क्या याद रखना
कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म मतलब तरीका, काहे ले, फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस मूव कर सके। कौन सा सब्सटेंस मूव कर सके? जो भी ऊपर पढ़े वो, इट में बी वेस्ट और इट में बी हार्मफुल और इट में बी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। अब समझना बात को, थोड़ा दिमाग ला के समझना। यहां पे एक एंड होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स। क्या बोलेंगे? सोर्स। और दूसरा तुम्हारा क्या होगा? जहां पे खर्च होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक। तो जितना अच्छा चीज है या बुरा चीज है, एक उसका सोर्स बना है बॉडी में, एक दूसरा क्या बना हुआ है? सिंक। कोई दिक्कत नहीं। तो वेस्ट का तुम्हारा सोर्स होगा, वेस्ट का तुम्हारा क्या होगा? सिंक। अच्छे चीज का सोर्स होगा, अच्छे चीज का क्या होगा? सिंक। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सोर्स कहां पे है? लंग्स। तो उसका सिंक कहां पे है? टिश्यू के पास, सेल के पास। हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट का सोर्स कहां पे है? सेल। सोर्स मतलब जहां बनेगा, जहां पे ज्यादा होगा। और सिंक क्या होगा? जहां पे ये कंज्यूम होगा, खर्च होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे जाना। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ग्रुप्स का एनिमल, कितना सुंदर लिखा है। सो देखो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। क्या किया? एक ही जैसा तरीका है कि डिफरेंट टाइप का तरीका बनाया है, डिफरेंट टाइप का तरीका को एडॉप्ट किया है, इवॉल्व हुआ है। वो भी क्या हुआ है सर? इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व होना मतलब सर, शुरू में जो तरीका था वो सिंपल था, बाद में तरीका क्या हो गया? डिफिकल्ट। शुरू में तरीका वो सिंपल था, बाद में तरीका क्या हो गया? डिफिकल्ट। इसको ले लो। एनिमल को प्रिंसिपल कॉल्ड दी पापा, है ना। फिर नाम इरेज है कर्ण, ठीक है। जैसे हम लोग का बॉडी का एग्जांपल लो, कोर्डेट्स। कोर्डेट्स किसके अंदर आता है? कोर्डेट के अंदर क्या क्या आता है? कोर्डेट के अंदर ज्यादा नहीं याद रहेगा ना, तो 3 चीज पता होना चाहिए। एनिमल किंगडम हम पढ़ाए हैं तुम लोग को? लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा है कि पढ़ाए भी नहीं? ऐसा मत बोल यार उसको, ठीक है। देखो, ये जो कॉर्डेट है, सुनना इधर, तो इसमें ना लास्ट में ग्रुप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा, ठीक है ना। टेट्रापोडा पढ़ाए थे? अच्छा देखो, नहीं पढ़ाए तो भी पढ़ा रहे हैं। देखो, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब 4, और पोडा मतलब, पोडा मतलब लिम्स। बहुत अच्छा, लिम्स। 4 लिम्स होगा इसमें। पोडा मतलब क्या होता है? लिम्स, है ना। अपर लिम्स, लोअर लिम, 4 लिम, हाइंड लिम्स। चलो, अब सर टेट्रापोडा के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ लेते हैं सर? टेट्रापोडा के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं टेट्रापोडा के अंदर? एम्फीबिया, पाइसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है ना। टेट्रापोडा के जस्ट पैरेलल एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियर्स फिन। उसमें क्या होता है सर? फिन, पंख्स। कितना पंख होता है? 4। कितना पंख होता है? 4 फिन होता है इसमें। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको? फिशेस को। किसको पढ़ते हैं? फिशेस को। अब फिशेस में भी 2 कैटेगरी होता है। कौन सा कैटेगरी? कार्टिलेजिनस एंड बोनी। थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो करना, कार्टिलेजिनस एंड वो क्या हो गया? बोनी, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस फिश जो है उसका कुछ अच्छा चीज भी है, कुछ बुरा चीज भी है। कार्टिलेजिनस फिश का सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा मिस्टर शार्क, और बोनी फिश का एग्जांपल है कोई भी फिश जिसको तुम खाती है, ईटेबल फिश। ईटेबल फिश, जो भी फिश जो तुम खाते हो, क्या है सर? तुम्हारा बोनी है। कार्टिलेजिनस फिश को हम लोग नहीं खाते हैं। काहे नहीं खाते हैं? इसके बॉडी में क्या रहता है? पढ़ाए थे ना। हाँ, इसके बॉडी में क्या रहता है? अमोनिया। अमोनिया। कार्टिलेजिनस फिश जनरली क्या होता है? समुद्र में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मेरीन। मेरीन फिशेस होते हैं। बोनी फिशेस भी मरीन हो सकते हैं, मरीन में रह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? समुद्र में रह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो एक बात, कार्टिलेजिनस फिश का बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है?
कार्टिलेज, इसलिए इसका नाम है कार्टिलेजिनस फिशेस। जबकि बोनी फिशेस में क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसा मत बोलना, कार्टिलेज भी रहता है एंड बोन भी रहता है, लेकिन बोन रहता है मोस्टली, थोड़ा बहुत कार्टिलेज रहता है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बता रहे हैं कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसको। हम पढ़ा बस इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो इसके लिए अलग अलग मेथड इवॉल्व किया डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। तो जैसे मानते हैं ग्रुप का नाम तुम्हारा क्या है, एम्फीबिया, ग्रुप का नाम तुम्हारा क्या है, रेप्टाइल्स, ग्रुप का नाम तुम्हारा क्या है, बर्ड्स, ग्रुप का नाम तुम्हारा क्या है, मेमल्स, और तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, फिशेस, जिसमें फिन्स होते हैं, फिशेस हो गया। तो सर डिफरेंट ग्रुप में क्या क्या मेथड लगाया गया है, सो थोड़ा देखना क्या क्या मेथड है सर डिफरेंट ग्रुप में, बोलो। फिशेस में तुम्हारा क्या पाया जाता है, हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट। एम्फीबिया में क्या होता है, हार्ट। रेप्टाइल्स में क्या है, हार्ट। बर्ड्स में क्या है, हार्ट। मेमल्स में क्या है, हार्ट। तो सर सब में हार्ट है, तो मॉडिफिकेशंस क्या हुआ, चेम्बर का डिफरेंस। टू चेम्बर किस में है, फिशेस, फिशेस में कितना चेम्बर है, 2। एम्फीबिया में 3। रेप्टाइल्स में कितना है, 3, एक्सेप्ट मगरमच्छ, एक्सेप्ट मगरमच्छ। 4 किस में होता है सर, इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। बर्ड्स में कितना होता है, 4, एंड मैमल्स में कितना होता है, 4, ठीक है। तो सर चेम्बर बढ़ने से क्या फायदा हुआ, सबसे पहले वो 2 सिस्टम अलग अलग नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है बात को। तो ऑर्गन तक आराम से ब्लड पहुंचेगा नहीं, ब्लड का फ्लो क्या होगा, स्लो की फास्ट, स्लो, तो ऑर्गेनिज्म ओवरऑल क्या होगा, स्लो। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात को। ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा तो ज्यादा फास्ट ना होगा ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा तेज ना केमिकल जाएगा, ज्यादा तेज ना वेस्ट हटेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में हार्ट प्रेजेंट है। कैसा हार्ट प्रेजेंट है ये लोग में, हार्ट किस चीज से बना हुआ है, मसल से, मतलब ऐसे मसल, ऐसे हार्ट को क्या बोलेंगे, मस्कुलर हार्ट, क्या बोलेंगे, मस्कुलर हार्ट। हार्ट तुम्हारा क्या है, मस्कुलर, हार्ट तुम्हारा क्या है, मस्कुलर। लिख लो जल्दी से, अरे नहीं, देखो कोशिश करेंगे और जल्दी। देखो ये माइक क्यों लगाए तुमको पता है, तुमको क्या लगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, नहीं, जब कुछ ऐसा क्लास बन जाए ताकि हम थोड़ा डिसिप्लिन में रह सकें, नहीं समझे, बोलता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मेरा बहुत बुरा आदत है, हम बकवास करने लगते हैं तो इतना बकवास करने लगते हैं ना, नहीं समझे, तो सोचते हैं बकवासपन से थोड़ा क्या हो सके, दूर हो सके। कितना का दिल दुखाए होंगे यार, थोड़ा सोचो तो, हम तो सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, कितना को परेशान किए होंगे अपने जिंदगी में, समझ में आ रहा है अभिषेक, आयुष, तो इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल का मतलब समझ में आ गया, सृष्टि आ गया मैडम, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल का मतलब, हाँ वही पापा को कॉल करना है, प्रिंसिपल कॉल्ड दी पापा, है ना, फिर नाम इरेज है कर्ण। अब देखना इधर, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज कहां पे आता है मैडम, स्पॉन्जेस कहाँ पे आता है, अब मेरा गलती नहीं है, अब बहुत बोल देना कि आपका गलती, आप नहीं पढ़ा है, तुम ही बोलेगी, बोलो, हाँ तो पढ़ाए तो नहीं है, हाँ तो बोलो, तो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या आता है, स्पॉन्जेज। और सिलेंट्रेटा किस में आता है, सिलेंट्रेटा किस में आता है, किस में आता है,
सिलेंट डेटा किसमें आता है आयुष? तुम पक्का बता देगा आज। किसमें आता है सिलेंट्रेट? सिलेंट्रेट से आता है, आज ही पढ़ाए थे भाई, ऐसा मत करो। सिलेंट्रेटा, ठीक है ना? तो तुमको सबसे एडवांस इसमें कौन है? ये सीक्वेंस में नाम याद क्यों करवाएं पता है तुमको? ताकि तुम्हारा सब चीज सॉल्व हो सके यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, इसका बॉडी कुछ सेल का होता है, सबसे पुराना एनिमल है, कुछ सेल का होता है। यदि तुम सिलेंट्रेट का एग्जांपल लोगे, सिलेंट्रेट का एग्जांपल कौन है सर? मिस्टर हाय डरा, डरा हुआ हाय जो देता है, हाय डरा हुआ है, चोर लोग की तरह, समझो ना बात को? तो यहाँ पे जो सेल होता है क्या होता है सर? सीधा ऑक्सीजन और CO2 मिल जाता है, सीधा ऑक्सीजन और CO2 मिल जाता है, ऑक्सीजन एंड CO2 इससे बाहर आ जाता है। यहाँ पे सीधा ऑक्सीजन एंड CO2 चला जाता है, ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन जाएगा और क्या जाएगा इसमें? न्यूट्रिएंट्स। तो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में circulate water from their surroundings through their body cavity to facilitate cell to exchange these substances। जैसे एक स्पॉन्जेस का एग्जांपल लेते हैं। स्पॉन्जेस को समझना सबसे अच्छा चीज क्या है सर? स्पॉन्ज को समझना सबसे अच्छा चीज क्या है समझने के लिए? हाँ, स्पॉन्ज ले लो, सबसे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग एग्जांपल है घड़ा, मिट्टी वाला जो घड़ा होता है ना, और उस घड़ा को ना छेद कर दो बहुत सारा छोटा छोटा। तो एक घड़ा लो, इसमें बहुत सारा छेद कर दो, ये घड़ा है, इसमें बहुत सारा क्या कर दो? छेद कर दो। ये घड़ा है, इसमें बहुत सारा पोर क्रिएट हो जाएगा। देखो ये घड़ा का मिट्टी है, ठीक है ना? इसमें घड़ा के मिट्टी में क्या भरा हुआ है देखो तो, ये मिट्टी है कि सेल है? सेल है। अच्छा, ये वाला फोटोग्राफ्स ना तुमको 3D में समझने में दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग समझना। मिस्टर आयुष सर आप ध्यान दे रहे हैं मेरे बातों पे? जहां पे भी हैं सर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना? आपका इंतजार हो रहा है यहाँ बोर्ड पे। इधर देखिए, ये जो घड़ा है ना पूरा 3D है, थोड़ा सोचिए सर। और उसका ना एक साइड कट करके हम फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि घड़ा इस तरह से रहेगा तो नीचे टूट के अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? जैसे मानते हैं बोतल में 10-20 को छेद कर देंगे तो क्या बोतल अलग हो जाएगा टूट के? नहीं। तो घड़ा में बहुत सारा छेद कर दिए तो ऐसा मत सोचिएगा टूट के अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? जैसे इसके चारों तरफ 4-5 को छेद है ना, 1 2 3 4, ये जहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, तो ये टूट के गिर जा रहा है क्या? नहीं। अब इसका फोटोग्राफ्स बनाएंगे कैसे बनेगा सर? ऐसे ही बनेगा ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो फोटोग्राफ्स है किस चीज का? किस चीज का फोटोग्राफ्स है ये? स्पॉन्जेस का, स्पॉन्जेस का। अब स्पॉन्जेस में क्या होता है सर? ये फूड इंटर किया, तो फूड इंटर करता है कि फूड जो पानी में घुला हुआ है, फूड जो पानी में घुला घुसा, अब क्या हुआ सर? यहां पे सब चला गया फूड, और जो कचरा है सो सब कहाँ आ गया? यहाँ वेस्ट मटेरियल। और अल्टीमेटली ये सब कहाँ पे चला जाता है सर? बाहर। ये सब कहाँ पे चला गया सर? बाहर। तो सर जो वाटर लेडन फूड ऐसा लिखा हुआ एनसीईआरटी में, जो इसके पास आया, तो वाटर में ऑक्सीजन भी है, तो ये सब एनिमल क्या होता है? स्पॉन्जेस क्या होता है? एनिमल होता है कि प्लांट होता है? एनिमल। तो इसको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ऑक्सीजन इसको चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही ये ले लेता है, ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया सर? न्यूट्रिएंट्स ले लिया, वेस्ट मटेरियल को बीच में रख दिया, तो सब कचरा सब बाहर निकल गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल में आ गया, सेल में चला गया। इसमें कोई स्पेशल सिस्टम यूज हुआ है कि पानी का यूज हुआ? पानी का। लेकिन इसके फ्लो करने के लिए तरीका तो बनाया गया होगा ना, तो इसको नाम क्या दे दिया सर? सर्कुलेट वाटर from their surroundings through their body cavity to facilitate cells to exchange these substance. More complex organisms uses a special fluid within their body to transport such material. यही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी का फ्लो नहीं करवाता है। अपने बॉडी में तुम्हारा क्या रख लेता है सर? स्पेशल फ्लूइड, जिसका काम क्या रहेगा सर?
सब मटेरियल को बांटना। लेकिन उसमें भी मेन चीज क्या रहता है, उसमें भी मेन चीज क्या रहता है, वाटर। और उसमें सब चीज वो घुला हुआ रहता है, ठीक है ना। क्या क्या घुला हुआ रहता है सर, सेल घुला रहता है, और क्या घुला रहता है सर, न्यूट्रिएंट्स मतलब मटेरियल। जो मटेरियल तुम बोले मतलब सब, उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। और जब ये सब को मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, या तो ब्लड और या तो क्या नाम दे देते हैं, लिम्फ। या तो नाम देते हैं ब्लड या तो नाम दे देते हैं लिम्फ। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर दिस पर्पस। तो व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। लेकिन ब्लड को कौन यूज करता है, हायर ऑर्गेनिजम्स की लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है मैडम, सर हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है हायर एनिमल। हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, हायर एनिमल, हायर एनिमल। हायर एनिमल वर्ड क्यों लिखा रहे हैं हम, क्योंकि अभी तुम पढ़े ना कि बॉडी फ्लूइड किस में रहता है, एनिमल में कि प्लांट में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल में। तो ब्लड किस में रहता है, हायर एनिमल में कि लोअर एनिमल में, हायर एनिमल में। आगे जाना सर। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड द लिम्फ, जिसका दूसरा नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ पे सर क्या मैकेनिज्म है ब्लड के सर्कुलेशन का, वो भी क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच लो जल्दी से, लेट मत करो। चलें आगे, हो गया। ब्लड क्या है, ब्लड, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कहां पे पढ़े थे हम लोग, व्हाट इज ब्लड, अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये बात ना कोई पढ़ता भी नहीं है सही से। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ऐसा चीज जो तुम्हारे बॉडी में बना है, ऐसा चीज जिसका सिंथेसिस कहां होता है, बॉडी सिंथेसाइज करता है। इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा, सेल। कौन कौन सा सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किससे बनता है, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। तो प्लेटलेट्स क्या है तुम्हारा, सेल फ्रेगमेंट। क्या प्लेटलेट्स, सेल फ्रेगमेंट्स। मेगा कैरियोसाइट का इमेज कैसे बनेगा, सेल बड़ा होता है और उसका न्यूक्लियस भी क्या होता है सर, बड़ा। जब टूटता है तो क्या होता है सर, न्यूक्लियस का ही टुकड़ा बन जाता है। तो कितना टुकड़ा जनरली बनता है सर, 3। जनरली कितना टुकड़ा बनता है, 3। डब्ल्यूबीसी का क्या क्या टाइप है, नीलम, अब, आबाद, बर्बाद नहीं, चलो ठीक है। चलो सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और आयुष, यहां एल का मतलब क्या है बाबा, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मैट्रिक्स। सुनना, ब्लड कैसे बना है, ब्लड कैसे बना है थोड़ा समझना। ये पूरा ब्लड है, ब्लड को बनाते हैं। यदि किसी को बोला जाए कि ब्लड बनाओ तो तेरे को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें तुम भर दो वाटर। क्या भर दो, वाटर। फिर क्या भर दो सर इसमें, सेल, अलग अलग टाइप का सेल भर दो। इसमें भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हो गया डब्ल्यूबीसी, और ये क्या हो गया, प्लेटलेट्स।
और क्या भर दोगे सर इसमें? ब्लड में क्या भरे? वाटर। फिर क्या भरे? सेल। फिर क्या भरोगे? फिर भरोगे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और फिर किसको भर देना? वेस्ट को। न्यूट्रिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट भरोगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड। इसमें सब कुछ आ गया जितना होना चाहिए। और वेस्ट में क्या भरोगे सर? एक हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट, और बाकी ऐसा चीज जो हमारे शरीर को चाहिए उससे ज्यादा है, हमारे शरीर को जितना चाहिए उससे ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मिलके तुम्हारा क्या बन गया? ब्लड। अब समझना इसमें प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा, इधर वाला सब कुछ प्लाज्मा है एक्सेप्ट सेल। सेल प्लाज्मा का पार्ट नहीं है, बाकी सब किसका पार्ट है? प्लाज्मा। अब फ्लूइड मैट्रिक्स एंड सेल लिख देता हूं तो काम पूरा हो जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब, मैट्रिक्स का मतलब इस तरह से समझना कि सर तुम ना कुछ पकवान बना रहे हो छोटा छोटा, तो फ्राई करने के लिए तेल में डालते हैं ना, उसको ऑयल में डालते हैं ना फ्राई करने के लिए। तो जो सामान डाले फ्राई करने के लिए बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा प्लस दैट ऑयल इज ब्लड। उसमें जो बड़ा बड़ा चीज है जिसको हम लोग छान के निकाल देंगे वो तुम्हारा हो गया सेलुलर पार्ट्स, ठीक है ना। और वो चीज जिसको तुम छान के फिल्टर करके नहीं निकाल पाते हो वो तुम्हारा किस कौन सा पार्ट हो गया? मैट्रिक्स वाला पार्ट। फिर मैट्रिक्स वाला पार्ट का स्टडी तुम करो तो उसमें रहेगा ब्लड, उसमें रहेगा न्यूट्रिएंट्स, उसमें रहेगा तुम्हारा वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से कैसे अलग है ये बात समझना है तुमको। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज का एक प्रॉपर्टीज होता है। देखो ब्लड क्या है सर? तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से अलग है, कैसे? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से अलग है, कैसे? इसमें कोलेजन नहीं होता, मतलब इसमें फाइबर्स नहीं होता। इसमें फाइबर्स क्या है सर? एब्सेंट। फाइबर्स क्या है? एब्सेंट। फाइबर है एब्सेंट, फाइबर इसमें नहीं होता। फाइबर्स क्या होता है? एब्सेंट। ब्लड दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होता। कोई डाउट है क्या? नहीं। ये बात लिख लेना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पढ़े ना अभी, क्या है प्लाज्मा भाई? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर मतलब पुवाल होता है ना, पुवाल पूरा येलो नहीं होता है, पेल येलो। स्ट्रॉ कलर, पेल येलो। विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड मतलब थोड़ा गाढ़ा। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा जो है, ब्लड यदि पढ़ लो 100 ml है तो इसमें प्लाज्मा कितना पार्ट बना रहा है? 55%, मीन्स 55 ml। एंड रेस्ट पार्ट किस चीज से बना होता है? सेल से। रेस्ट पार्ट किस चीज से बना होता है? सेल। दैट में बी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखना 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ये जो प्लाज्मा है ना, समझना बात को, थोड़ा इसका करते हैं कैलकुलेशन। 55 ml है ना प्लाज्मा, इसका 90% लगभग क्या होता है सर? वाटर। 90 से 92%। तो कितना वाटर होता होगा थोड़ा सोचो तो। 100 ml में कितना? 55 इंटू 90/100, यही ना हुआ? यही ना हुआ जी? तो इसको हम बोलते हैं 1010, 10 पॉइंट, तो 5.5 इंटू 9, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 49.5। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या हो गया? ml। मतलब थोड़ा समझना, 100 ml ब्लड में वाटर कितना है? वाटर कितना हो गया? 49.5, मीन्स 50 के आसपास। मतलब तुम्हारा ब्लड का 50% पार्ट क्या है? तुम्हारा वाटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे जाना सर। प्रोटीन कितना होता है सर? प्लाज्मा का 6 to 8%,
प्लाज्मा का कितना 6 to 8%। आगे जाना। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। ये किसमें मदद करता है सर? क्लॉट होने में, क्लॉटिंग फैक्टर है। ग्लोब्यूलिन्स, क्या है ग्लोब्यूलिन्स? हाँ डिफेंस। इससे क्या बनता है तुम्हारा? एंटीबॉडी। इससे तुम्हारा क्या बना? एंटीबॉडी। एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। मतलब एल्ब्यूमिन का काम क्या? तुम्हारे ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन ये क्या करता है सर? वाटर को पकड़ के रखता है, वाटर को पकड़ के रखता है। मतलब वाटर का कंटेंट जो है सो ब्लड वेसल्स में बढ़ाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर का पकड़ के रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाना। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या करता है सर? वाटर को अस्थिर करके रखता है। मतलब वाटर को अस्थिर कर देता है, मतलब वाटर का डैम बना देता है। स्टैटिक मतलब होता है वही ना। तो ये बढ़ाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज करता है ऑफ क्या? ब्लड, ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन्स कहाँ पे बनता है? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन्स कहाँ पे बनता है सर? मिस्टर लीवर में। कहाँ पे बना? लीवर में। दारू पी के तुम्हारा लीवर गया, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन क्या हो जाएगा? कम। एल्ब्यूमिन तुम्हारा हो गया कम, ग्लोब्यूलिन्स हो गया तुम्हारा कम। तो क्या हो जाएगा? वाटर ब्लड वेसल्स में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं। कहां पे वाटर चला जाएगा? ब्लड वेसल से बाहर। वाटर लीक करेगा तो तुम्हारा शरीर फूल जाएगा। तुम्हारा शरीर यदि फूल जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इडिमा हो गया। इडिमा मतलब फूल जाना, स्वेल हो जाना। कोई दिक्कत नहीं। तो दारू पीने से क्या होता है? आदमी पतला होता है कि मोटा होता है? अरे शुरू शुरू में नहीं, बाद में जब उसका लीवर गड़बड़ हो जाता है ना तो आदमी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा है। तो वाटर रहना चाहिए कहाँ? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स के बाहर। कोई दिक्कत? क्यों ब्लड वेसल्स के बाहर गया? एल्ब्यूमिन होता है कहाँ पे? तुम्हारा ब्लड में। तो एल्ब्यूमिन तुम्हारा कहाँ पे चला गया? ब्लड के, ब्लड में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन को बना नहीं रहा। अच्छा, जिसका लीवर खराब होगा वो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों बीमार पड़ेगा? ग्लोब्यूलिन्स कम हुआ है तो एंटीबॉडी उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंटीबॉडी कम होगा तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इम्यूनिटी वीक होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब समझना, आर दी मेजर प्रोटीन। तो मेन प्रोटीन तुम्हारा ब्लड का क्या क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन नहीं है, ग्लोब्यूलिन्स है, और फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन किसमें मदद करता है? ब्लड को जमने में, क्लॉट होने में। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से लिखो फिब्रिनोजेन के बारे में। व्हाट इज फिब्रिनोजेन? फिब्रिनोजेन वो केमिकल है जो तुम्हारा ब्लड को क्या कराता है? क्लॉट। मतलब ये किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। फिब्रिनोजेन के बारे में थोड़ा पढ़ लो। देखो, फिब्रिनोजेन जो है एक केमिकल बनाता है जिसका नाम होता है फिब्रिन। क्या नाम होता है? फिब्रिन। फिब्रिन। तो फिब्रिन मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि फाइबर जैसा कुछ होगा, फाइबर जैसा कुछ होगा। हम पढ़ाए थे वंस अपॉन ए टाइम, जब तुम लोग बहुत छोटे थे, हाँ बहुत छोटे, कि हाँ छोटी थी जो, इधर देखो, ये तुम्हारा ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स में क्या होता है सर? ये अंदर वाला सेल को क्या बोलते हैं? इंडोथेलियम। इंडोथेलियम बोलते हैं। जब इंडोथेलियम में डैमेज होता है, इंडोथेलियम में डैमेज करें पहले, डैमेज कर दिया इंडोथेलियम। तो इंडोथेलियम में डैमेज हुआ तो यहां पे क्या रिलीज होता है सर? कुछ केमिकल। क्या रिलीज होता है? केमिकल। अरे केमिकल क्या करता है सर ये? अच्छा, इंडोथेलियम डैमेज कब होगा? इंडोथेलियम में इंजुरी कब होगा? जब ब्लड वेसल्स कटेगा छटेगा। अदरवाइज कोई तरीका है क्या इंजुरी होने का? नहीं। जब इंजुरी हुआ तो यहाँ पे केमिकल आया, और ये जब केमिकल आया तो ये केमिकल क्या करा देता है सर? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। क्या करा देता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स का क्या करा देता है? एग्रीगेशन। जब ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगता है ना, तो इधर से प्लेटलेट्स जमने लगा तो और ज्यादा ही केमिकल आने लगता है। पहले इंडोथेलियम ला रहा था, अब कौन ला रहा है? ये प्लेटलेट्स। तो और ज्यादा एग्रीगेशन होगा प्लेटलेट्स का।
सिर्फ इतना ही नहीं होता, यहाँ पे ना एक और इवेंट होता है। एंड व्हाट इज दैट इवेंट? इवेंट ये होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे फिब्रिन बनने लगता है। क्या बनने लगा? फिब्रिन। अच्छा, फिब्रिन बनने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फिब्रिन पहले नहीं था? नहीं था। जैसे ये तुम्हारा फिब्रिन है, समझिए फिब्रिन है, तो यहाँ पहले था क्या? यहाँ पे था ये वाला डॉट वाला स्ट्रक्चर, एंड डॉट वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनने लगा। तो क्या ये सिंपल स्टेप में बनता है क्या? नहीं, मल्टीपल स्टेप में बनता है। मल्टीपल स्टेप में मल्टीपल इवेंट होता है। उस इवेंट्स के बाद यहां पे तुम्हारा क्या बनता है सर? फिब्रिनोजेन से फिब्रिन। अच्छा, और क्या यहां पे होता है कि सर यहां पे थोड़े समय के बाद कुछ कुछ आरबीसी जमा होने लगता है। और क्या जमा होने लगता है सर? कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लॉट। क्या हम लोग बोल देते हैं? क्लॉट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लॉट। तो व्हाट इज क्लॉट? क्लॉट कहीं बाहर से चिपका दिया के मिट्टी का? व्हाट इज क्लॉट? सबसे पहले प्लेटलेट्स, फिर क्लॉटिंग पाथवे होता है। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉटिंग पाथवे। ये मल्टीपल इवेंट बोले ना, तो मल्टीपल इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग पाथवे। क्लॉटिंग पाथवे, या इसी को अच्छे भाषा में यदि बोले, मतलब अच्छा वर्ड यूज करें, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेशन कैस्केड या कोगुलेशन पाथवे। ठीक है, तो कोगुलेशन पाथवे में कोगुलेशन फैक्टर रोल में आता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। तो सिर्फ कितना क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं सर? 12। वैसे हम लोग 13 सीरियल नंबर यूज करते हैं, लेकिन फैक्टर नंबर 6 जो है वो नहीं होता। ठीक है ना, तो इसीलिए सर टोटल फैक्टर कितना रह जाता है? 12। सीरियल नंबर कितना यूज करते हैं? 13। कोई दिक्कत? लेकिन 12 होता है, 12 को हम लोगों को पढ़ना है। कितना? 12 क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसमें फैक्टर नंबर 4 जो है वो क्या होता है? फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम। उसका दूसरा नाम क्या होता है? लेबाइल फैक्टर। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम। मतलब जो कैल्शियम मिनरल्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर है वो, मतलब क्लॉटिंग में जो मदद करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्लॉटिंग फैक्टर। तो सब क्लॉटिंग फैक्टर लिखें कि केवल एक लिखें? एक लिखें। कौन सा लिखें? फिब्रिनोजेन, जो बाद में जुड़ गया, असेंबली हो गया, उसका क्या बन गया? फिब्रिन। कोई दिक्कत नहीं। और फिब्रिन क्या? नेटवर्क बन गया। समझ लो कि ढलाई करना है, तो ढलाई करने से पहले रॉड बिछाया जाता है ना, चलो तो रॉड डाल दिए, उसके बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं? सीमेंट, कंक्रीट, चिप्स, सैंड, सब कुछ मिला के डालते हैं ना जी, वही सेम चीज यहाँ पे है। आ गया ना कि सर ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब बैलेंस करता है ना, पानी को रोक के। कहां पे रोकता है पानी को? ब्लड वेसल्स के अंदर। आ गया ना? क्या सब पानी को रोक लेगा क्या? कितना पानी तुम्हारे ब्लड वेसल्स में रहेगा? जितना तुम्हारा प्रोटीन रहेगा। एक बात मेरे को बताओ, तुम्हारा जितना प्रोटीन रहेगा ब्लड में उतना ही ना पानी रुकेगा। प्रोटीन कम रहेगा पानी कम रुकेगा, प्रोटीन ज्यादा रहेगा पानी ज्यादा रुकेगा। कौन ऐसा बीमारी है जिसमें प्रोटीन कम हो जाता है? बच्चे लोग में होता है। क्या है पीईएम? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है? नहीं पढ़े? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मैरास्मस में क्या होता है? मैरास्मस में क्या होता है? प्रोटीन और एनर्जी दोनों चीज का कमी हो जाता है। एम मतलब माल न्यूट्रिशन नहीं, एम मतलब तुम क्या पढ़ना? मैरास्मस। मैरास्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों। और केवल प्रोटीन किस में जाएगा? केवल प्रोटीन, केवल मतलब ओनली प्रोटीन किसमें? क्वाशियोरकर में। क्वाशियोरकर में बच्चे का क्या कमी रहेगा खाना में सर? केवल प्रोटीन। निमोनिक समझ में आ गया? रटने का जरूरत पड़ेगा नहीं। केवल प्रोटीन का कमी है इज द के। प्रोटीन एनर्जी का माल न्यूट्रिशन है इज एम, मैरास्मस। कोई दिक्कत नहीं। तो मैरास्मस में
प्रोटीन का भी और एनर्जी दोनों का कमी होगा। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन का कमी होगा। प्रोटीन का कमी होगा मतलब ब्लड में प्रोटीन कम रहेगा। ब्लड में प्रोटीन कम रहेगा मतलब बच्चा फुला हुआ रहेगा, मतलब उसका बॉडी में इडिमा रहेगा। बच्चा बाहर से देखने में क्या दिखेगा? आयुष जैसा मजबूत, लेकिन अंदर क्या रहेगा? कमजोर। किसमें? प्रोटीन का जहां भी कमी होगा, इट में भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और इट में भी क्वाशियोरकर। कोई दिक्कत नहीं। आगे आना सर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, पढ़ाए, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। ये तो तुम लोग को एकदम पता है, तुम लोग को लेवल दिखा है कि देखो क्या वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं। बाइकार्बोनेट एक मिनरल से, किसी को भरोसा नहीं होगा, उसको लगेगा आयन से। मिनरल से किसी को भरोसा होगा? अब भरोसा हो रहा है ना, मेजर करते हैं। आगे आना। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट मतलब ऑलवेज मूव कर रहा होता है, ट्रांजिट मतलब ऑलवेज मूव कर रहा था। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग, दोनों बार लिखा हुआ है ना, कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। क्या क्या है सर? एक्टिव फॉर्म में है क्या? फिब्रिनोजन एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। आ गया ना। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि सर वो प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब सेल्स को निकाल दो ब्लड से, प्लाज्मा, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो जो बच गया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरम। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज सीरम? जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सीरम। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है सर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है हम लोग को?